सभी को नमस्ते। बच्चों, हम बात कर रहे थे पारिवारिक व्यय के बारे में। हमने पिछली क्लास में उसके महत्व की बात प्रारंभ की थी। आज हम उसका व्यापारिक महत्व समझने की कोशिश करेंगे कि पारिवारिक व्यय का व्यापारिक महत्व क्या होता है। उपभोक्ता को सम्राट माना जाता है, यानी कि ही इज़ ए किंग। जो कंज्यूमर है उसी को किंग माना जाता है, अर्थात व्यय ही उत्पादन, विनिमय और वितरण का मार्गदर्शन करता है। उपभोक्ता जिस वस्तु को पाने और उपभोग करने की इच्छा रखता है उसी की मांग करता है। फैशन, रुचि, नवीन वस्तुओं के अनुसार उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन आता रहता है। हमने पहले भी ये बात की थी कि नए फैशन अगर नहीं आएंगे तो हमको नई चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अलग अलग डिज़ाइंस आते हैं, डिज़ाइंस चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इसी कारण से तो हमको नई चीज़ों की आवश्यकता होती है। बाकी तो एक ही जैसा सलवार कुर्ता अगर पहनना था वो तो हमेशा से, वो तो घर में भी बन जाता था, या उसकी फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सेम पैटर्न का है तो हमको बार बार नए खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी चूड़ीदार चल रहा है, अभी पटियाला चल रहा है, अभी प्लाजो चल रहा है, अभी सलवार चल रहा है, तो नए नए फैशन आते रहते हैं। ये हम खाली सिर्फ कपड़ों का तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे हर चीज़ में है। खाने की चीज़ों में भी कभी इटालियन का फैशन चल रहा है, कभी चाइनीज़ का फैशन चल रहा है, तो कभी राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड का फैशन चल रहा है, कभी पंजाबी फूड का चल रहा है, कभी साउथ इंडियन का चल रहा है। तो हमेशा ये चेंज हो करके वापस मार्केट में चीज़ें आती रहती हैं, और उन्हीं के अनुसार, रुचि के अनुसार, फैशन के अनुसार और नवीन वस्तुओं के अनुसार उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन आता रहता है। उत्पादक जो है वो उपभोक्ता की मांग पर ही किसी वस्तु का उत्पादन करता है, और परिवर्तन आने पर वो भी उत्पादन में नवीनीकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु की गुणात्मकता हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और वो ऐसी हो जिससे ग्राहक उसको पसंद करे, और वितरण जो है वो मांग के अनुरूप ही होना चाहिए। और यही कारण है कि जो हमारा फैमिली एक्सपेंडिचर है वो, उसकी बिजनेस इम्पोर्टेंस इसीलिए हो जाती है क्योंकि मार्केट जो है वो हमारी इच्छा के ऊपर, हम कितना खर्च कर पाते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, इन्हीं सब पर निर्भर करता है। और फिर इस व्यय का सामाजिक महत्व क्या है, सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर या स्पेशली फैमिली एक्सपेंडिचर। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अब उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर परिवार अपनी आय को बुद्धिमत्ता एवं विवेकपूर्ण ढंग से स्वास्थ्यप्रद भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा आदि पर व्यय करता है तो उस व्यक्ति की कार्य क्षमता और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है। इसी तरह से समाज के सभी परिवार अगर विवेकपूर्ण तरीके से अपनी आय को व्यय करते हैं या खर्च करते हैं तो पूरे देश में धन की उत्पत्ति में वृद्धि होती है और समाज सुखी एवं समृद्ध बनता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, और यही कारण है कि अमीरी और गरीबी का भेद बढ़ता जाता है। कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, कुछ लोग कमा भी नहीं पाते हैं ज़्यादा, इसलिए खर्च भी नहीं कर पाते हैं। देश में वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिनकी मांग होती है, और यही कारण है कि हर क्षेत्र में, हर देश में, हर स्टेट में और हर अलग अलग देश में जो है वो वस्तुओं की मांग के अनुसार वहाँ के उत्पादन में भी फर्क होता है। उपभोक्ता का कर्तव्य है कि वो अपनी व्यय प्रक्रिया इस तरह से संचालित करे जिससे समाज का अधिक से अधिक हित हो। अगर समाज में धूम्रपान और शराबखोरी का चलन ज़्यादा होगा तो लोग भी अनुकरण करने की प्रवृत्ति के कारण वैसा ही व्यवहार करेंगे, और उत्पादक हैं वो भी उपरोक्त उत्पादन में लग जाएंगे और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें जो हैं उनका उत्पादन कम हो जाएगा। अब अगर हर आदमी सिगरेट पीना चालू कर देगा तो ऑब्वियसली जो सिगरेट बनाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बनाएंगे, जबकि
होना क्या चाहिए कि जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, जो हमारी सेहत को अच्छा रखती हैं, ऐसी चीज़ों का उत्पादन बढ़े। लेकिन क्योंकि डिमांड अगर गलत चीज़ की आएगी तो प्रोडक्शन भी गलत चीज़ों का होगा और उसके कारण से समाज में और भी ज़्यादा बुराइयां फैलती हैं। तो ये हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। अगर हम ही सिगरेट नहीं पिएंगे तो फिर सिगरेट का बनना भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसी तरह से शराब या और कोई भी बहुत सारी ऐसी नशे की चीज़ें होती है या ऐसी खराब चीज़ें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होती हैं। तो उनकी अगर हम ही डिमांड कम कर देंगे, हम ही उनका उपभोग कम करेंगे या उनके ऊपर अपना व्यय कम कर देंगे तो फिर वो चीज़ें समाज से धीरे धीरे हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एक व्यक्ति का उपभोग जो है वो दूसरे की उपभोग शक्ति पर भी प्रभाव डालता है। यदि एक व्यक्ति विलासिता की वस्तु की ज़्यादा मांग करता है तो उत्पत्ति के साधन में प्रमुख आवश्यकताओं की वस्तुओं के स्थान पर विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होने लग जाता है। जैसे अभी अगर अब आप देखें तो मार्केट में सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट अगर अभी हम देखें तो वो किन चीज़ों का है? कपड़ों वगैरह का तो है ही, कपड़ों का तो हमेशा से मार्केट रहता ही है। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे आप तो मोबाइल, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और वो भी हर दूसरे साल में तीसरे साल में मोबाइल बदल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया? क्यों कि नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अब लगता है नहीं, अभी पहले सिंपल वो वो क्या बोलते हैं उसको क्वार्टी पैड वाले मोबाइल आते थे, फिर टच स्क्रीन वाले आने लग गए, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया। लाइकवाइज कहने का मतलब है कि हर 6 महीने साल भर में टेक्नोलॉजी बदल जाती है। कुछ एडवांसमेंट ऐसा हो जाता है कि हमारे पास में जो चीज़ें हैं वो पुरानी हो जाती है और हमको लगता है अब ये यूज़लेस हो गई, अब ये किसी काम की नहीं रही, तो फिर हमें उसको बदलना पड़ता है। इस तरह से ये जो हमारी मांग होती है उसी के आधार पर ये विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता जाता है। इस व्यय में जो है वो सरकार का कितना हस्तक्षेप होता है उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक परिवार की व्यय प्रवृत्ति का पूरे समाज और देश पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जनहित की दृष्टि से सरकार इस क्षेत्र में कुछ सीमा तक हस्तक्षेप रखती है। सरकार व्यय में हस्तक्षेप किन तरह से कर सकती है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो कानून के द्वारा वो किसी वस्तु विशेष का उपभोग जो है वो बंद करने का प्रयास करती है। जैसे शराब बंदी है, सिगरेट, धूम्रपान पर रोक लगाना है, खाद्यान्नों में मिलावट के विरुद्ध भी कानून बना रखा है। फिर विष और मादक पदार्थों को रखने और बेचने के लिए लाइसेंस इत्यादि की वो प्रावधान कर दिया गया है ताकि हर कोई इनको खरीद नहीं सके। जहां इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहीं उसका उपयोग किया जा सके, ऐसे बहुत सारे कानून बना करके नियंत्रण रखा जाता है। फिर कीमतों पर प्रभाव डालकर वस्तुओं और सेवाओं को न्यूनतम व अधिकतम कीमतें उसकी निश्चित कर दी जाती है। जैसे गेहूँ, चीनी, तेल, घी, कपड़ा, औषधि, इन सब के भाव सरकार निश्चित कर देती है। अप्रत्यक्ष तौर पर किसी भी वस्तु का उपभोग कम करना चाहती है तो उस पर कर ज़्यादा लगा देती है, यानी कि टैक्सेशन बढ़ा दिया जाता है। तो फिर वो चीज़ महंगी हो जाती है और उसको फिर मार्केट में उसकी बिक्री धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत अगर सरकार किसी वस्तु की उत्पत्ति या उपभोग में वृद्धि करना चाहे तो उसके उत्पादकों को वित्तीय या अन्य प्रकार से सहायता देती है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आजकल सरकार बहुत पैसा लगाती है, यानी कि छोटे घरेलू उद्योग जो घर बैठे हुए हर व्यक्ति अपने, तो इससे रोजगार भी बढ़ता है। तो सरकार जिस तरह से भी चाहे वो उनको नियंत्रित कर सकती है। फिर राशन पद्धति के द्वारा दुर्लभ वस्तुओं का समान वितरण किया जाता है। ऐसा करने से कीमतों पर भी नियंत्रण रहता है और एक विशेष अवधि में किसी आवश्यक वस्तु की निश्चित मात्रा जो उपभोक्ता है वो खरीद सकता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकार इनको नियंत्रित करती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं
कि फैमिली एक्सपेंडिचर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। इसमें एक है पारिवारिक आय, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट ही पारिवारिक आय है कि व्यक्ति की जितनी आय होगी वो उतना ही तो खर्च करेगा। एक व्यक्ति अगर महीने में 10,000 रुपये कमाता है तो वो 10,000 रुपये से ज़्यादा उसका खर्चा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अगर महीने में 1,00,000 रुपया कमाता है तो उसके एक्सपेंडिचर 1,00,000 रुपये तक के हो सकते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फैमिली इनकम। पारिवारिक आय कितनी है? पारिवारिक आय की सीमितता के कारण भी वस्तुओं का चयन करने की स्वतंत्रता भी जो है वो सीमित हो जाती है। आय में वृद्धि होने पर आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और फिर आय, वस्तु और आवश्यकता में संतुलन बना करके व्यय किया जाता है। दूसरा आता है विज्ञापन। आज हमने इसका ऐड देखा, आज उसका ऐड देखा, अभी कोलगेट का चल रहा है, अभी प्रॉमिस का चल रहा है, अभी किसी और उसका, अभी दंत कांति का चल रहा है। कहने का मतलब ये सब है तो काम तो एक ही है कि दांत साफ करने हैं, उसके लिए पेस्ट है जिसको हम काम में लेते हैं। लेकिन इतनी कंपनियां आ गई, हम हर बार उसमें नई नई कंपनी में क्या रे वाह यार वो तो चल ही रहा था, चलो एक और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये ख़त्म होगा तो वो काम आ जाएगा। तो अननेसेसरी भी कई बार हम विज्ञापन को देख करके आज के आधुनिक युग में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। वो प्रभावपूर्ण ढंग से हमारे ऊपर असर डालते हैं। उपयुक्त चुनाव करने में और उचित व्यय करने में विज्ञापन बाधा डालता है। विज्ञापन उपभोक्ता को इच्छा के विपरीत वस्तुएं खरीदने के लिए भी लालच दे करके प्रभावित करता है। और फिर आता है वस्तुओं की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर उपभोक्ता की इच्छा या पसंद की वस्तु बाजार में उपलब्ध है और उचित दाम, मात्रा एवं गुण की है तो उस वस्तु पर व्यय ज़्यादा होता है। अगर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो फिर वो हम खरीद भी नहीं सकते हैं। फिर सरकारी नियंत्रण यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल। राज्यों के द्वारा कुछ परिसीमाएं निश्चित कर दी जाती है, जैसे हानिकारक दवाइयाँ या शराब की बिक्री इत्यादि पर रोक लगा दी जाती है, उनकी बिक्री वर्जित कर दी जाती है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन पे ही रोक लगा दी जाती है या प्रतिबंध लगा देते हैं, जैसे नशीले पदार्थ। फिर सरकार किसी वस्तु के उपभोग को भी प्रोत्साहित करने के लिए बिक्री कर कम कर देती है और इसके विपरीत बिक्री कर बढ़ा करके व्यापारी को हतोत्साहित भी कर सकती है। और फिर इसमें जो अगला कारण आता, वो कारक आता है, फैक्टर, वो है गृहिणी की कुशलता और दक्षता। पारिवारिक व्यय का संचालन आमतौर पर गृहिणी की दक्षता पर निर्भर करता है और वो सोच विचार करके कम व्यय में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करती है। तो घर में जो फैमिली इनकम है उसमें बचत अधिक होती है। और बच्चों, यहाँ ये समझने की ज़रूरत है बचत की इम्पोर्टेंस क्या है। बचत के बारे में वैसे अलग से पूरा चैप्टर है, लेकिन बचत वो चीज़ है, द मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, यानी कि जितनी हम बचत करते हैं वो हमारी एक तरह से आय में वृद्धि कर रही है, वो हमारी आय का हिस्सा है। कैसे बच्चों? जैसे हमने अभी पिछली क्लास में भी बात की थी कि एक घर में अगर 10,000 रुपये पारिवारिक आय है और वो अगर हर महीने उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर 9,000 रुपये में हो जाती है तो उनके पास में 1,000 रुपया महीने में बच रहा है। अब इसका मतलब है कि इस महीने का जब 30 तारीख या 31 तारीख आई तब तक उनके सारे खर्चे जब पूरे हुए उसके बाद में उनके पास में 1,000 रुपया हाथ में बचा हुआ है, सेव्ड है। अब जब नेक्स्ट महीना लग गया, 1 तारीख हुई, वापस नए महीने की सैलरी मिल गई, 10,000 रुपये फिर से मिल गए, लेकिन इस बार 10,000 रुपये तो मिले ही, पिछले महीने के बचे हुए 1,000 रुपये भी उसमें जुड़ गए, यानी कि अब फैमिली इनकम अगले महीने में 10,000 नहीं रह करके 11,000 हो गई। अब फिर स्त्री ने समझदारी से और अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके मितव्ययता से खर्च किया, जहाँ बहुत ज़रूरी था वहाँ खर्च किया, जहाँ थोड़ा सोचा जा सकता था वहाँ उसको रोक लिया, या जो बिल्कुल ही कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस पर खर्च करने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो इस तरह से
एक समझदारी भरा डिसीजन लिया तो हो सकता है इस महीने में उसने 9,000 की बजाय 8,500 रुपये ही खर्च किए। तो अब उससे भी अगले महीने में क्या होगा, तो इस बार जहाँ 8,500 खर्च किए और उसके पास में टोटल इनकम कितनी थी 11,000, क्योंकि 10,000 तो इस बार के थे और 1,000 पिछले महीने का उसके पास में बच गया था। तो इस बार 11,000 थे, लेकिन उसमें से उसने खर्च तो 8,500 ही किया। यानी कि अब इस महीने के अंत तक उसके पास में जो पिछले महीने में 1,000 बचत थी वो इस महीने में बढ़ कर के 2,500 हो गई, क्योंकि 1,000 पिछले महीने का और 1,500 इस माह का। तो अब उसके पास में अगले महीने में खर्च करने के लिए 10,000 नहीं है, 12,500 है। तो इस तरह से हमारी बचत जो है वो भी एक तरह से हमारी ही आय का हिस्सा बनती जाती है। और फिर पारिवारिक जीवन चक्र और व्यय की प्रवृत्ति, फैमिली लाइफ साइकिल और एक्सपांडिंग टेंडेंसी, कि हम पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में हैं। जैसे शुरुआती जो अवस्था होती है, आपने जब फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो पारिवारिक जीवन चक्र है जिसके अलग अलग स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेज है जब स्त्री और पुरुष की या लड़का और लड़की की शादी हो करके अब वो एक परिवार के रूप में साथ रहने लगते हैं। तो वो बिगिनिंग स्टेज होती है जहाँ पर सिर्फ पति और पत्नी 2 जने परिवार में हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे आते हैं, 1 बच्चा आता है, फिर 2 बच्चे आते हैं। इस तरह से फिर उनके बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो फिर उनके एजुकेशन पर भी खर्च होता है और स्वास्थ्य वगैरह सब पर खर्च होता है। तो फैमिली किस स्टेज पर चल रही है उसके अनुरूप भी इस व्यय पर प्रभाव पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में पति पत्नी अपने भविष्य की योजना बनाते हैं। गृह सज्जा पर इस कंडीशन में ज़्यादा व्यय होता है। अपने मानवीय एवं भौतिक सपनों में सुंदर घर बसाने में वो ज़्यादा व्यय करते हैं। जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में जब परिवार में बच्चे का आगमन हो जाता है और 18 वर्ष तक किसी व्यवसाय में लग जाते हैं, जब आगमन हो जाता है तो उसमें उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। अब उसका स्कूल, उसका भोजन, उसके वस्त्र इत्यादि उन पर भी व्यय होता है। और फिर जब वो बच्चा भी बड़ा होता जाता है और 18 वर्ष का हो जाता है, अब वो कॉलेज में आ जाता है तो उसके खर्चे अलग तरह के हो जाते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ वो बच्चा भी अब परिवार की इनकम को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि अब वो खुद भी नौकरी में आ जाता है। तो हर स्टेज पर जो एक्सपेंडिचर की जो प्रवृत्ति है या जो हम कितना खर्च कर सकते हैं वो इस पर भी निर्भर करता है। बच्चे के भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन इत्यादि पर व्यय होता है। तीसरी जो अवस्था आती है फिर वो वापस संकुचित अवस्था हो जाती है, जिसमें माता पिता का ये प्रयास होता है कि वो अपनी संतान पर जीविका उपार्जन के लिए निर्भर न हो। वृद्धावस्था के कारण काम करने की योग्यता भी घट जाती है और अब व्यय की आय भी अगर कम हो जाती है तो व्यय भी कम हो जाता है। और दूसरी तरफ क्योंकि संकुचित अवस्था है तो कई बार जो बच्चे हैं वो अब अपनी नौकरी के कारण से या अपने पढ़ाई के कारण से घर से दूर चले जाते हैं, साथ नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में परिवार वापस संकुचित हो जाता है, तो पुनः एक्सपेंडिचर्स भी कम हो जाते हैं। इस तरह से ये कुछ कारण थे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इस एक्सपेंडिचर्स का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।